आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और मैं कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। और बेसिकली इस पार्ट में हम बस बेसिक पॉइंट समझ लेंगे ग्रेविटेशन के, क्या होता है ग्रेविटेशन। और उसमें मैंने 3 सेक्शन में पहला पार्ट डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आज कंसेप्ट समझ लेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। उसके बाद में केप्लर्स लॉ होता है, वो सीख लेंगे। उसके बाद में एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कंसेप्ट है वो मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे हम होता क्या है। ओके, तो कोई टाइम पास नहीं करके सीधा यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला टॉपिक कंसेप्चुअली व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम बहुत सुनते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सब कुछ चीजें होती है, पर एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने फंडामेंटल फोर्सेस एक सिखाया है, पहला टॉपिक उसमें पढ़ लेना। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक टॉपिक है, मैंने उसमें शॉर्टकट बनाई है आपको याद रखने के लिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मैंने शॉर्टकट बताया था, कोड बताया था, इससे फंडामेंटल फोर्सेस याद रखने के लिए। उसमें से जी जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता कैसे है। देखो, हर चीज का कोई फोर्स होता है, फोर्स एक्सर्ट करती है कुछ, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो वैसे ही कोई चीज, कोई अगर मास रहता है तो मास भी खुद का फोर्स एक्सर्ट करता है। अब ये हमें सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है कि मास कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो एग्जांपल देता हूं मैं, ये पेन का एक कैप है, ये दूसरा पेन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मास एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मतलब इसको भी मास है, इसको भी मास है, तो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो हर एक मास एक्सर्ट करता है। इसका मतलब अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, तो मेरे बॉडी में खुद का मास है, तो मैं भी आपके ऊपर, आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो हम दोनों के बीच में मास एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। बट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मूवमेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि फोर्स अगर कहीं पे लगता है तो कोई बॉडी मूव होती है। एग्जाम्पल ये देख लो, अगर एक मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक को मैंने यहाँ से अगर फोर्स लगाया तो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो फोर्स हमारे बीच में भी एक्ट हो रहा है, तो हमारे बीच में एक्सेलरेशन होना चाहिए, कोई मूव होना चाहिए किधर, ये क्यों नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम इसमें समझ लेंगे। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज जिसको मास है वो फोर्स एक्सर्ट करती है, और उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टेड बाय मास। बस इसके अलावा कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है, समझने के लिए इतना जरूरी है। बाकी बुकिश डेफिनेशन आप याद कर ही सकते हैं बाद में। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मास। एंड सेकेंड पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कभी रिपेल नहीं करता, ये हमेशा अट्रैक्शन ही करता है। तो हर एक चीज जिसका मास है हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है जिसका मास है। तो ये मेरा पेन का कैप है, इसके ऊपर प्लूटो का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब सवाल आता है कि फिर ये पेन का कैप वहां पे जाता क्यों नहीं, खींचता क्यों नहीं है। तो ये इसलिए नहीं खींचता क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है प्लूटो से, तो ये अर्थ से ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ज्यादा है, इसलिए वहां पे मूव नहीं हो रहा है। अब ये पेन और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ये पेन यहाँ पे नहीं आ रहा है, पेन का कैप, या तो फिर मैं पेन के कैप के पास नहीं जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हम दोनों को अर्थ ने खींच के रखा है नीचे, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये समझ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू मास, बस इतना याद रखना है। एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, बस इतना याद रखो। ये बाद में कंसेप्ट मैथमेटिकल में सिखा दूंगा, पहले ये समझ लो कि कंसेप्ट क्या है ग्रेविटेशन। एक बात समझिए आपको ग्रेविटेशन क्या होता है। सो बेसिकली अ सिंपल डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। इतना याद रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, कंसेप्ट है ये, बस इतना याद रखना। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है केप्लर्स लॉ। बट केप्लर्स लॉ से पहले हम ये पॉइंट लेंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट समझ लिया है तो मैथमेटिक्स उसको समझ लेंगे, अपने आप केप्लर्स लॉ समझ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये पॉइंट समझ लेते हैं पहले, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ग्रेविटेशन जैसे हर चीज का कोई फोर्स होता है, तो अभी हमको मैथमेटिकली समझना है कि फोर्स कितना है, कैसा है, ये भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज ये समझना है कि अगर दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये फोर्स कितना ज्यादा होता है। तो डायरेक्टली जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ये फोर्स। ये तो पहले ही बताया मैंने कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास के ऊपर डिपेंड होता है। तो जितना ज्यादा मास दो बॉडी के बीच में, उतना ज्यादा उनका फोर्स। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, एक बॉडी का मास। अगर दो बॉडीज ले लो, ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, और दोनों का डिस्टेंस है r, दोनों को r डिस्टेंस हमने सेपरेट किया है। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा, जितना इसका मास या फिर जितना ज्यादा इसका मास रहेगा उतना फोर्स रहेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। सिमिलरली ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज आल्सो प्रोपोर्शनल टू m2, जितना ज्यादा उतना मास ज्यादा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना ये चीज ज्यादा रहेगा उतना ये चीज ज्यादा रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब सेकंड है,
ये चीज, ये दो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं उतना डिफरेंस आएगा फोर्स में। तो अगर मैं ज्यादा दूर करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम, और अगर पास में लाता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। मतलब आर अगर बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस दूर दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और आर अगर कम होता है मतलब टू ऑब्जेक्ट्स पास में आ गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब आर और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट काम कर रहे हैं। आर अगर बढ़ेगा तो एफ कम होगा, एफ अगर बढ़ेगा तो आर ज्यादा होगा, बट इसका प्रोपोर्शन है स्क्वायर से, तो उसको हमें सही है, इसलिए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हम समझ गया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मास, मतलब अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा। इसका मीनिंग सिंपल यही है। तो इसको कंप्लीट हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बट ये हो गया प्रोपोर्शन, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन चाहिए हमको, तो कैसा आएगा? F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, एक बार यहां तक समझिए। व्हाट इज g? g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको कैवेंडिश बैलेंस मेथड से डिस्कवर किया है, बट आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है लेवल पे। इतना ही समझ लो कि g इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है वो सब हम मैथ्स में लिखेंगे। जो आपको बहुत बोरिंग लगता है, हमेशा नंबर डिजिट से हमको हमेशा ऐसा लगता है ये बीच में आ तो बोर होने लग जाता है, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमको बस एंजॉय करना है लेक्चर, इसमें बस देखना है ये चीजें क्या होती है। ठीक है, अब ये हो गया फोर्स। मैंने पहले बताया आपको, कोई चीज का अगर फोर्स रहता है तो गाड़ी, एक गाड़ी है उसके ऊपर इंजन का फोर्स लगता है, गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है। न्यूटन ने पहले लॉ में बताया ना। अगर नहीं समझा आपको ये तो मैं वीडियो बनाऊंगा, न्यूटन का पूरा तीनों लॉ समझाऊंगा एक्सप्लेन करके एकदम इजीली। तो कोई फोर्स होता है तो गाड़ी एक्सेलरेट होती है, मतलब निकलती है। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन, इसके ऊपर फोर्स है ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेट हो गया नीचे की तरफ, पेन नीचे गिर गया। तो उसी तरह जैसे एक ये अर्थ है, अर्थ क्यों, ये अर्थ है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक देता हूं तो ये नीचे जाएगा। तो मैंने इसको नीचे फेंका नहीं है, बस छोड़ दिया तो अपने आप नीचे चले गया। इसका मतलब एक्सेलरेट हुआ ये। तो हमें फोर्स तो पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बात है, तो बस इतना याद रखना है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फोर्स की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन, ये फोर्स की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन, फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से। इसको कंफ्यूज मत होना बिल्कुल स्मॉल g से। हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल अलग चीज नहीं है। g इज द एक्सेलरेशन बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बस इतना याद रखो, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब g का हम शॉर्ट में देख लेंगे फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, अभी देखो, अभी हमें देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी इस लेक्चर में कुछ नहीं समझा हो ना, और कुछ लिख के रखना है नोट्स, तो बस इतना लिख के लो। ओके, अभी जैसा मैंने बताया कि बस अगर यहाँ तक कि कुछ आपको लिखना है, लिख कर रखना है नोट, तो बस इतना ही लिखना है, इसके अंदर कुछ और ज्यादा लिखना नहीं। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। अभी निकालना है इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो हम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 क्या है? एक बॉडी का मास, m2 क्या है? दूसरे बॉडी का मास, r क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस। बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि ये डिनोमिनेटर में क्यों है, ये न्यूमरेटर में क्यों है, ये g क्या है? कांस्टेंट है। बस इतना याद रखना है। अब फॉर्मूला निकालना है इसका, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से। अब देखो, दिस इज अर्थ, ऐसा अज्यूम कर लो ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको कोई एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा वो। ठीक है, तो अभी देखो, इस बॉडी के ऊपर फोर्स क्या एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं लिख लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बॉडी का लेट्स से मास इज स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? अज्यूम कर लो ये बॉडी सिर्फ रखी है सरफेस के ऊपर, अर्थ का रेडियस ये इतना r आएगा, मतलब अर्थ का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है,
दोनों में का डिस्टेंस है इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखो इसका मास स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो अभी क्या है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये है, क्या आएगा देखो, F इज इक्वल टू G हमारा कांस्टेंट, उसके बाद में m1 अर्थ का मास, m2 ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला इसका। अब दूसरी चीज, एट द सेम टाइम ये ग्रेविटेशनल फोर्स जितना एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर उतना ही बॉडी का वेट रहता है। ये तो मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको नहीं समझा तो देख लेना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स टॉपिक में मैंने बताया। तो बॉडी का जो वेट रहता है उसको ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, जितना एक्ट होता है। तो बॉडी का वेट कितना होता है, वेट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहां पे से दोनों चीजों में से एक चीज हमें समझ में, जितना वेट है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम एक चीज करते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखो, mg इज इक्वल टू g m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये यहाँ पे mg क्यों है, w इज इक्वल टू f, हमने ये वाला इक्वेशन दिया था। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, mm कट जाएगा, क्या बचा g स्मॉल g इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं समझे तो इतना याद रख देना, कंसेप्ट तो समझ आप लोगों को ये क्यों है। अब बस याद रखना है ये g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है मास पे और डिस्टेंस पे। मास कौन सा, तो खुद का मास है, अर्थ के मास के ऊपर जो बॉडी को खींच रही है। अभी देखो मैं इस पेन को अगर नीचे डाल दूं, एट द सेम टाइम डस्टर को भी नीचे डाल दूं, दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एक ही रहेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाती है। बट इसका मास ज्यादा है इस पेन की कैप से, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्थ के ऊपर, कैपिटल M अर्थ का मास। ठीक है, तो यहां पे इतना याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस, कितने दूर से फेंक दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहीं पे था सरफेस के ऊपर, इसलिए कैपिटल आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर रखता हूं मैं अर्थ के और ऊपर, इमेजिन कर लो ये अर्थ सरफेस है, मैंने अर्थ सरफेस के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाकर ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दिया है, तो डिस्टेंस कितना रहेगा, r + 1 किलोमीटर। ये आपको न्यूमेरिकल्स में समझ आया, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, वो मैं आपको कवर कर लूंगा अगले पार्ट्स में। आज तो हमने न्यूमेरिकल्स देखे, वैसे आप नंबर्स देख के खुद डर जाओगे, बहुत बोरिंग लगने लग जाएगा आपको चैप्टर्स, तो फिलहाल बस लाइट में हम चले रहेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एक दूसरा फॉर्मूला, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके आप नोट्स बनाते रहो, बीच बीच में छोड़ना वाला, इसको स्मॉल आर लिख देता हूँ मैं इसको अज्यूम करके, कोई बात नहीं, स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी चल सकेगा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक का जो पार्ट है ये क्लियर हो गया, तो आपको कंसेप्ट समझिए ग्रेविटेशन क्या था। देखो वैसे किताब में आपको हमेशा दिया जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। अब आपके इतने हायर क्लासेस में आप है नहीं, हायर ग्रेड्स में इतने है नहीं, इसी वजह से अर्थ के अराउंड ही आपको खेला जाता है कि एक्सेलरेशन फोर्स अर्थ का ही होता है, अर्थ का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे बॉडी का भी है, इस डस्टर का भी है, इस पेन का भी है। ठीक है, बट आपको इतना बेसिक लेवल पे इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं, इसलिए बुक में हमेशा बस यही देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज की वजह से होता है जिसका मास होता है। ठीक है, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और वही डोमिनेंट है सबसे ज्यादा, तो इसलिए हम अर्थ की ही स्टडी करते हैं फिलहाल आपके लेवल तक। तो आप कंसेप्ट इतना समझ गए आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ड्यू टू मास व्हिच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। उसका हम आए थे यहाँ पे मैथमेटिकली हमने बस उसको फॉर्मूला बना के रख दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आता है। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक है केपलर्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन जो है, इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने ये खोज के निकाला है सब कुछ, वो न्यूटन के पहले ही केपलर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने ये चीजें बताई है, तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हर किताब में आप जाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले केपलर्स लॉ दिया रहता है। हालांकि न्यूटन ने ये खोज के निकाला, डिस्कवरी तो न्यूटन ने की है, फिर भी केपलर का नाम क्यों पहले आता है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो एज में जहाँ पे टेलीस्कोप थे नहीं, कहीं पे रिसर्च वगैरह हुई नहीं थी, ऐसी चीजों में, ऐसे टाइम में केपलर जो थे इन्होंने ये खोज के निकाली ये तीन चीजें, इसलिए इनका रिस्पेक्ट है, तो पहले इनका नाम आता है। ये तीनों चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है पहले,
उसके बाद हम आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब अगले पार्ट में मैं ये आपको केपलर्स लॉ बढ़ाऊंगा और सब्सक्राइब करो आप, ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिटेल में हम समझेंगे, मैथ्स रहेगा नहीं, बोरिंग रहेगा नहीं, टेंशन नहीं लेना। ओके, बाय बाय।